दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के हमारे मेन स्टडी के इनिशिएटिव में। तो आज हम एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, डिस्कस एथिकल चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग conflict arising between environmental sustainability and developmental goals in administrative policy making। तो इस इनिशिएटिव का बेटर यूज आप ऐसे कर सकते हैं, आप जब भी मैं क्वेश्चन दूं या कोई भी हमारे टीचर क्वेश्चन दे, आप पॉज करें वीडियो को, राइट, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें, हो सके तो आंसर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, पूरा आंसर लिख लीजिए एंड देन यू कैन कम बैक टू द वीडियो एंड क्रॉस चेक, राइट। तो पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, देन विल लुक इनटू द आंसर, राइट। तो क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको मार्क करना है आपको। यहाँ पे डिस्कस इंपॉर्टेंट है, एथिकल चैलेंज इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंटल गोल्स और पॉलिसी मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स को क्यों मार्क करना है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको रिक्वायरमेंट समझने में हेल्प करता है और स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करता है, राइट। तो क्वेश्चन को पहले समझ लिए, अपने शब्दों में, अपने दिमाग में उसको एक बार री इंटरप्रिट कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको डिस्कस करने को कहा गया है एथिकल चैलेंजेस, राइट। तो पहली चीज यहाँ पे डिस्कस एथिकल चैलेंज, तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है। किसकी एथिकल चैलेंजेस या किस तरह के एथिकल चैलेंजेस? तो एक तरफ है आपके डेवलपमेंटल गोल्स और दूसरी तरफ है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट। इसमें जो कंफ्लिक्ट है इसको अगर हमें मैनेज करना है, राइट, तो कौन से एथिकल चैलेंजेस हमें सामने आते हैं। और एक और चीज कही गई है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में, यानी पॉलिसी लेवल पर, यानी जब आप डेवलपमेंटल गोल्स पॉलिसी लेवल पर बनाते हैं, राइट, तो जो एनवायरनमेंट को हानि होती है बिकॉज ऑफ दैट डेवलपमेंटल गोल्स, राइट, उसके बीच में जो कंफ्लिक्ट है उसको मैनेज करते समय कौन से एथिकल चैलेंजेस आते हैं उसको डिस्कस करना है। मोटा मोटी एथिकल कंसर्न्स को आपको डिस्कस करना है व्हेन इट कम्स टू दीज टू थिंग्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल गोल्स। सिंप्लीफाई कर दे, राइट, सिंप्लीफाई करने से आपके पॉइंट ज्यादा बेहतर आते हैं, राइट। तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, थीम है ऑफ यूपीएससी, डेवलपमेंट वर्सेस। कई बार ये जो क्वेश्चन रिपीट होते रहता है विद मतलब जो है वर्डिंग चेंज हो जाती है, बट क्वेश्चन का थीम वही होता है, राइट। तो इसको कैसे अप्रोच करें? अब सबसे पहले अप्रोच में जब हम बात करें तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके। एक तरीका ये है कि आप किसी इंपॉर्टेंट कीवर्ड को डिफाइन कर दें, राइट। यहाँ पे एनवायरमेंटल एथिक्स को डिफाइन किया जा सकता है या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन किया जा सकता है, राइट। या फिर आप उस क्वेश्चन का जिस्ट बता दें, यानी री इंटरप्रिट कर दे उस क्वेश्चन को अपने आंसर में, राइट। और फिर अप टू द बॉडी। या एक और तरीका है जब आप करंट से जोड़ के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट। तो करंट में कोई, अगर आपको पता चलता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कोई एक करंट इवेंट हुआ है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, राइट, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो कई तरीके हैं, यू डोंट हैव टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर वे बिकॉज वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं टेंशन बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट यूजिंग करंट इवेंट्स। इसके बाद बॉडी में आएंगे, बॉडी में डायरेक्टली जो मेन क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे, उसके ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे मेन इश्यू क्या है, तो आपको यहाँ पे डिस्कस एथिकल चैलेंजेस कहा गया है। तो हम एथिकल कंसर्न्स जो है विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंसिंग ऑफ दी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल गोल्स, इसमें जो एथिकल कंसर्न्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे, राइट। कितने एग्जांपल्स देने? अगर हमारा 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आई वुड सजेस्ट कि 3 से 4 एग्जांपल्स आप दे दें, राइट, उससे आपके पॉइंट्स बनते हैं, राइट। तो शॉर्ट में एग्जांपल दे, अगर कोई एक केस स्टडी है तो उसको डिस्क्राइब करके आप दे सकते हैं, कोई बड़ा कोई इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो 3-4 एग्जांपल दे दी, दैट इज सफिशिएंट। और कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 6 से 7 पॉइंट्स भी अगर होंगे आपके एथिक्स के पेपर, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, राइट। आपको जरूरी नहीं कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट ही लिखना है। तो सबसे पहले एथिकल चैलेंजेस आप डिस्कस करें विद एग्जांपल्स, राइट। इसके बाद आपको डिस्कस करने को कहा गया, राइट। तो जब भी कोई इश्यू आपको डिस्कस करने को कहा जाए, राइट, तो उसमें सोल्यूशन देना भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने एंड से सोल्यूशन भी दें, इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड। ऑफ कोर्स उसके पॉइंट्स आप कम लिख सकते हैं कंपेयर टू व्हाट इज डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन दे दे कि कैसे हम डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को बैलेंस आउट कर सकते हैं वाइल पॉलिसी मेकिंग, राइट। तो वो सोल्यूशन दे दे और कंक्लूड करें। कंक्लूजन के भी कई तरीके। एक कंक्लूजन का तरीका है कि आप अपील करें, स्पेशली जब अर्जेंट कोई इशू है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, एथनिक वायलेंस है, तो अपील करें करेक्टिव मेजर्स लेने के। दूसरा तरीका है कि आप किसी कोर्ट से एंड करें, जैसे यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड कोर्ट है या रिसोर्सेज से रिलेटेड कोर्ट है, राइट। तो आप यहाँ पे गांधी जी का कोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वी हैव इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, राइट। और भी कई तरीके हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर ना बनाए, एक पर्टिकुलर अप्रोच ना रखे, कई तरह के अप्रोच हो सकते हैं। तो लेट्स लुक इनटू द आंसर नाउ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे कहा कि करंट इवेंट से जोड़ के देख सकते हैं, तो वायनाड में रिसेंटली 2024 में एक लैंडस्लाइड हुआ था, और ये जो जगह है ये वेस्टर्न घाट्स में, जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। कई सारे कमिटीज बने, गाडगिल रिपोर्ट और कई सारे रिपोर्ट बने आए हैं जिसने कहा है कि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बट फिर भी गवर्नमेंट अलाउ करती है, राइट। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ, इट वॉज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन इन फ्रजाइल इकोलॉजिकल जोन, राइट।
इट हैज़ इग्नाइटेड द डिबेट बिटवीन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल गोल्स। तो वो बता दिया आपने, एक कनेक्टिंग सेंटेंस लगा दीजिए। आप एथिकल चैलेंजेस डिस्कस करने वाले, तो कनेक्टिंग सेंटेंस में आप बताएं कि दिस क्रिएट्स मेनी एथिकल चैलेंजेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर वाइल मेकिंग डिसीजन और मेकिंग पॉलिसीज, राइट। फिर बाद में एथिकल चैलेंजेस बताएं। अब क्योंकि एथिकल चैलेंजेस पूछे गए, राइट, तो हमने एनवायरमेंट एथिक्स में कई सारे प्रिंसिपल्स पढ़े, राइट। स्टूवर्डशिप है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इंटरजनरेशनल इक्विटी है, इकोसेंट्रिज्म है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, कई सारे आपने जो है पढ़े होंगे, या एनवायरमेंटल जस्टिस है। तो उनके हवाले से पॉइंट्स दे, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि एग्जामिनर जो है उसको आपको कंसीडर करे कि आपने इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया और आपको ज्यादा पॉइंट्स मिले, राइट। तो इंटरजनरेशन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, राइट, if that project is of such a nature that it robs the right of future generation, right, फ्यूचर जनरेशन के राइट। जैसे जब हम इंटरजनरेशन इक्विटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आज हम जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, हो सकता है कि आगे की जनरेशन के पास वो रिसोर्सेज ना बचे। तो कई सारे उदाहरण है, जैसे कि अमेजोन का डिफॉरेस्टेशन के कारण जो इम्पैक्ट है उसका, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और नॉट ओनली ऑन दी पीपल इन लिविंग इन दी ब्राजील रीजन बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट को lungs of the earth कहा गया, because it stores carbon, right. You can say project that degrades environmental today deny future generation their rights, right. तो इंटरजेनरेशनल जस्टिस की बात कर ली। इसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। जब भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है तो उससे एक इम्पैक्ट होता है, स्पेशली ट्राइबल और इंडिजिनियस लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, राइट। तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो डेवलपमेंट एट टाइम्स डिस्प्लेसेस वल्नरेबल कम्युनिटीज, राइट। जैसे उदाहरण दे सकते हैं आप यहाँ पे हसदेव अरण्य का, छत्तीसगढ़ के लंग्स कहा जाता है इस अरण्य को, इस फॉरेस्ट को हसदेव अरण्य। यहाँ पे जो माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं तो उसके कारण रिपोर्ट्स आए कि वहाँ के ट्राइबल एरियाज को डिस्प्लेस कर दिया गया है, राइट। तो उदाहरण दीजिए, करंट के उदाहरण दीजिए। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का भी एक इशू है। कई बार ये डिसीजंस बहुत ही ओपेक तरीके से किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर है उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड दे आर नॉट एबल टू सिक्योर देयर लाइवलीहुड और देयर राइट इन मेनी वेज, राइट। तो वो बताइए, क्लियर कम्युनिकेशन कई बार ये एक चैलेंज होता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ग्रोथ वर्सेस इकोलॉजी, राइट। तो फास्ट डेवलपमेंट जब होता है तो उससे इरिवर्सिबल हार्म होता है टू दी एनवायरनमेंट। जैसे उदाहरण है रिसेंटली इंडोनेशिया का, आपको पता होगा कि उन्होंने कैपिटल सिटी बनाने की बात की है। अभी तो उनका कैपिटल जो है जकार्ता है। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल इन दी फॉरेस्ट एरिया, रेन फॉरेस्ट एरिया। उसका नाम है नुसंतरा। इसको वो फॉरेस्ट सिटी कह रहे हैं, राइट। हालांकि वो कह रहे हैं कि उससे जो है फॉरेस्ट डिप्लीट नहीं होगा, बट वी नो जब भी हम सिटी बनाने की बात करें या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट की बात करें, फॉरेस्ट उससे डिप्लीट होता है, राइट। तो फास्ट पेस डेवलपमेंट जो है इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल हार्म करता है, राइट। इसके अलावा आप और एक चीज कह सकते हैं कि ग्लोबल कमिटमेंट्स, राइट। वी हैव लोकल नीड्स, हमारे लोकल नीड्स है कि वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू यूज फॉसिल फ्यूल्स, राइट, जो कि कई बार कार्बन एमिट करते हैं, जैसे कोल, राइट। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कोल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। ग्लोबल कमिटमेंट क्या है हमारा कि नेट जीरो प्लेज किया हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट्स देखें यहाँ पे किस तरह पॉइंट्स फ्रेम किए गए, स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स फ्रेम किए गए, इवन इफ नॉट मेंशन डायरेक्टली, राइट। जैसे इंटरजेनरेशनल जस्टिस की बात करते हैं तो हम फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं। डेवलपमेंट एज डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम तो ट्राइबल्स या फिर इंडिजिनियस जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे बाय द डेवलपमेंटल एक्टिविटी, उनकी बात की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जनरल पब्लिक की बात की जा रही है, राइट। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी की बात की जा रही है तो एनवायरमेंट की जो डायरेक्टली हार्म होगा उसकी बात की जा रही है। ग्लोबल कमिटमेंट की बात की जा रही है तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल सिटीजन की बात की। तो स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से अगर आप पॉइंट बनाएंगे तो आपके पास ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे, राइट, और आप ज्यादा पॉइंट्स लिख पाएंगे अगर आप स्टेक होल्डर्स को याद करके पॉइंट्स बनाए। तो ये एक तरीका हो सकता है आंसर को या पॉइंट्स को बनाने का। इसके बाद हमने कहा है कि हम कुछ सोल्यूशंस देंगे, तो सोल्यूशंस भी पॉलिसी लेवल के सोल्यूशंस दें, क्योंकि पॉलिसी की बात की गई है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि वी नीड टू एंश्योर एनवायरमेंटल फेडरलिज्म, राइट। ये एक नेक्स्ट स्टेज है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं, राइट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सेंटर की ओर से आते हैं, राइट, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनका बहुत ज्यादा सेल नहीं होता, राइट। स्पेशली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में तो ग्राम सभा या फिर जो भी लोकल बॉडीज है उनका से होना चाहिए, हम इंश्योर करें, राइट। एम्पावर ग्राम सभा एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज टू विटो प्रोजेक्ट्स इन सेंसिटिव जोन, ये अधिकार उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करते हैं, राइट। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है कि कई बार हम जो एक्शन लेते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं, राइट, उसका इम्पैक्ट क्या है वो हम जज कर लेते कि इसका इम्पैक्ट बहुत खराब होगा। जैसे जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो वो जो फूड है जीएम फूड, उसको हमने काफी सालों तक उसको हमने आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? बिकॉज हम ये मानते थे या हमको ये लगता था कि इससे
ह्यूमंस को या इन जनरल पॉपुलेशन को हार्म हो सकता है. वी डिड नॉट हैड कंक्लूसिव एविडेंस, राइट, बट वी यूज द प्रिकॉशनरी, वी ट्राई टू सेव आवरसेल्फ, राइट, इवन दो वी डिड नॉट. उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. स्पेशली जो इको सेंसिटिव जोन है, राइट, वहां पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नॉर्म बन जाना चाहिए, ना कि एक्सेप्शन, राइट, ये कह सकते हैं. इसके अलावा आप कह सकते हैं ऑडिट की बात कर सकते हैं, राइट, जैसे पॉलिसी बनाई जाती है तो ऑडिट भी किया जाता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है अगर कोई प्रोजेक्ट हमें चालू करना है उससे पहले, राइट. तो ऑडिट बहुत जरूरी है, और ऑडिट भी एथिकल ऑडिट की बात कर रहे हैं, राइट. जब हम ऑडिट करते हैं तो कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है उसको ऑडिट किया जाता है, बट हमें पॉलिसी मेकिंग में स्पेशली उन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना है. व्हेन वी आर मेकिंग पॉलिसी वी हैव टू एंश्योर दीस प्रिंसिपल्स आर अपहेल्ड, राइट. जस्टिस, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, इसको एथिकल ऑडिट कह सकते हैं. सो वी इंटीग्रेट एथिकल ऑडिट टू पॉलिसी डिजाइन. और एक चीज की जा सकती है, जो ब्यूरोक्रेट्स है जो पॉलिसी बना रहे हैं या जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए इन एथिकल डोमेन, जैसे कि उनको राइट बेस्ड फ्रेमवर्क क्या होता है, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, इंटरजेनरेशनल थिंकिंग क्या होती है, इसके बारे में उनको अवगत कराया जाए, राइट. इसके लिए एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इस तरह आपने पॉइंट दे दिए. कंक्लूजन में मैंने जैसे कहा, कंक्लूजन कई तरीके से हो सकता है, जैसे आप अपील करें या आप बैलेंस अप्रोच की बात करें, क्योंकि जब भी एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की बात की जाती है तो वी ऑलवेज सिक्योर बैलेंस्ड अप्रोच की डेवलपमेंट भी होता है, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंट को भी हानि ना हो. या फिर कंक्लूजन जो है कोर्ट से भी कर सकते हैं, गांधी जी का कोर्ट मैंने बताया. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सिर्फ जो है फाइलिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैलेंसिंग फाइल्स, इट्स अबाउट बैलेंसिंग फ्यूचर्स, राइट. आप फ्यूचर को भी बैलेंस करने की कोशिश करें. जब हम इंटरजनरेशन इक्विटी की बात करते हैं या एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करें, वी ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, राइट. तो इन टूडेज वर्ल्ड वी कैन से एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बैलेंसिंग फाइल्स बट about balancing futures. और वायनाड का जो लैंडस्लाइड है, यू कैन अगेन गो बैक टू द इंट्रोडक्शन. वायनाड का जो लैंडस्लाइड है, इट इज नॉट जस्ट नेचुरल डिजास्टर बट अ मॉरल फेलियर. तो गोल क्या होना चाहिए हमें कि पब्लिक पॉलिसी जो है उसका जो तरीका है, इट हैज टू शिफ्ट फ्रॉम डूइंग व्हाट इज इजीएस्ट टू व्हाट इज एथिकली एंड्योरिंग. इजीएस्ट क्या है कि आप ग्रीन सिग्नल दे दी, राइट, बट यू हैव टू बैलेंस विद द एनवायरमेंट, एंड जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है, राइट. तो एथिकल एंड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी है कि यानी आपके प्रोजेक्ट्स की वजह से एथिकल हार्म ना हो टू एनवायरमेंट. तो इस तरह भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपील कर रहे हैं. सो आपने देखा होगा कि कैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस क्वेश्चन के किस पार्ट को ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, राइट, सोल्यूशंस कैसे दिए जाते हैं और कंक्लूड कैसे किया जा सकता है, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन. कुछ हमारे कोर्सेस है, अगर आप अपने पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप 2025 का जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं, राइट, या दे रहे हो, राइट, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. अगर 2026 का भी आप देना चाहते हैं तो भी ये कोर्स बेनिफिशियल, इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, राइट. तो जनरल स्टडीज़ के लिए हमारे पास मेंस क्रैश कोर्स है, जहाँ पे हम प्रिसाइज कंटेंट डिस्कशन करते हैं, राइट. मेंटरशिप होती है विद कैंडिडेट्स. रेलेवेंट करंट अफेयर्स, यानी जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसके साथ जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ाए जाएंगे साथ में, ताकि आपका लिंकेजेस क्रिएट हो पाए, राइट. टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, और थीम वाइज फ्रेमवर्क डिस्कशन भी होता है, राइट. तो इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट, जो चल रहा है हमारा, राइट. इसके बाद अगर आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आप खुद को इवेल्युएट करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज भी है, जहाँ पे आपको टाइम बाउंड इवैल्यूएशन और फीडबैक मिलेगा, मेंटरिंग मिलेगी फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, राइट. लाइव सेशन होगा फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स. मॉडल आंसर जो बनाए गए वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, यानी जो पढ़ा रहे वही उसके आंसर्स भी लिख रहे हैं, और फोर्टनाइटली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इंटरेक्शन होगा, राइट, फॉर अगेन एन अफोर्डेबल प्राइस. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, थैंक्स एंड बाय.